हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का पार्ट थर्ड। और आज हम लोग करने वाले हैं बाकी के 25 क्वेश्चन को। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था सीयूईटी पीजी 26 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस, जहां पे हमने शुरुआत किया 2025 के पेपर से। और आज उसी सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसके मैंने तुम्हें सॉल्यूशंस बताए, प्लस किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक से वो क्वेश्चन निकल कर आया वो भी मैंने बताया। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे, उसको भी हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए 2026 ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया गया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाकर इस बैच को एग्जाम टाइम ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐप, बहुत ही बेहतरीन बैच डिजाइन किया गया है। कोर्स के फीचर की अगर बात की जाए तो ये सारे फीचर्स तुम्हें इस कोर्स के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके क्लिक करके कोर्स जाके ज्वाइन करो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। 51 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है ऑडिट कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए पूरे साल जो ऑडिट चलती है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? क्या उसे ऑपरेशनल ऑडिट बोलते हैं, कंकरेंट ऑडिट बोलते हैं, या फिर मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं, या इंटरनल ऑडिट बोलते हैं? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप पूरे कोई ऑडिट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू आउट द ईयर चलाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा यहाँ पे। द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड इज। ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है यहाँ पे, जो कि आपने पढ़ रखा होगा, बहुत पहले भी आपने देखा होगा। ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस टाइप्स में ही है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रही बात इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में तुम्हें कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि एक पियर्सन का इंपायरिकल रिलेशन है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें तुम्हें बस याद रखना है ये इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 53 जो है, ये तुम्हारे बिजनेस लॉ से क्वेश्चन निकल कर आया है। एवरी पर्सन डीलिंग विथ द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोला जा रहा है जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ डीलिंग करेंगे, जो भी बिजनेस डील हो, ठीक है, उनसे ये माना जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ रखा है उस कंपनी का, एंड अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, irrespective of the fact whether one has actually read them or not. The underlying doctrine is the regard in this regard is known as। तो बताइए किस डॉक्ट्राइन की बात हो रही है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, जहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस की बात हो रही थी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात हो रही थी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ तो नहीं बोलूंगा, कंपनी लॉ है, सॉरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझते हैं जरा इसको हम। देखो, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी ये चीज डिस्कस किया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है, ये जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। जब अगर कोई इंटरनल इरेगुलरिटीज चल रही हो, इंटरनल बैलेंस ना चल रहा हो। लेकिन जब बात आती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो इसका ये मतलब है जो व्यक्ति कंपनी के साथ डील करने वाले हैं उनको ये मान लिया जाता है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को जानते होंगे। ठीक है, तो कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आपका ये। डॉक्ट्राइन में कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक से निकल कर आता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑडिटिंग आ चुका है। ऑडिटिंग से अभी तक हमने दो क्वेश्चंस देख लिए हैं। ऑडिटिंग का देखो अगर तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑडिट के टूल्स दे रखे हैं और उसका मतलब दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम,
इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक अभी हमने ही डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, तो ये चीज संभल के चलना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग से दे रखा है, इंटरनल चेक अलग से दे रखा है। तो इंटरनल चेक अभी अगर हमने डिस्कस किया है तो शायद अभी हम उसे इजिली मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग चीजें चीजें हैं। तो टेस्ट चेकिंग की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन होना चाहिए वन। सी का वन किसमें, ये रहा। उसके बाद रूटीन चेकिंग क्या होती है, तो रूटीन चेकिंग इज द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये वो प्लान प्रोसीजर है जो कि ये इंश्योर करता है ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और इंटरनल चेक हो जाएगा अ सिस्टम वेयर वर्क कैरिड आउट बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन। अब देखो इंटरनल चेक जो होता है, जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन के कोई आपके लोग ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी भी हो सकती है या गलती के चांसेस भी हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति इंटरनल चेक करेगा उसके काम को कोई दूसरा व्यक्ति भी चेक करेगा। तो ये चीज हमें याद रखते हुए चलना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द कन्वर्जन रेट बिटवीन द फिजिकल रूपी एंड द डिजिटल रूपी इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। क्या ये एनपीसीआई डिटरमाइन करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या मार्केट फोर्सेस, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन पूछा गया था। कन्वर्जन रेट होता है एक फिजिकल रूपी को जब हम लोग डिजिटल रूपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। डिजिटल करेंसीज का तुमने नाम सुना होगा, सीबीडीसी का तुमने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें आरबीआई के दायरे में ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 तुम्हारे एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जहां पे तुमसे पूछा जा रहा है, अरेंज करना है तुम्हें यहाँ पे मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को फ्रॉम बॉटम टू टॉप। शुरुआत करो नीचे से और जाओ ऊपर। तो सबसे पहले कौन सा नीड आता है, फिजियोलॉजिकल नीड या साइकोलॉजिकल या बेसिक नीड, क्या होता है तुम बताओ। स्टीम नीड तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, देखो सारे ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, बी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके बाद हमारा सेफ्टी नीड आएगा, सेफ्टी नीड के बाद सोशल नीड आएगा। तो बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल सही। तो मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी थी, कुछ इस तरह का पिरामिड बना हुआ था। उनके अनुसार सबसे पहले एक व्यक्ति का, एक एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक नीड होता है जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, या कहो तो रोटी कपड़ा मकान आसान भाषा में। जैसे ये नीड सेटिस्फाई होता है वो एम्प्लॉय खोजता है सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। इतना करने के बाद वो दोस्त बनाना चाहता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता है। सोशल नीड सेटिस्फाई करने के बाद वो फाइनली जाता है किस पे, स्टीम नीड्स पे। ठीक है, इसी तरीके का एक पिरामिड चलता है। अब तुमसे देखो यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस पूछा जा रहा है। एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं, वेर आइडल बिकॉज ऑफ पावर फेल्यूर। एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 4000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। तो प्रोडक्ट एक्स का और वाई का दोनों का लॉस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोडक्ट एक्स का 2000 यूनिट हुआ है और इसका 4000 यूनिट हुआ है। ईच एम्प्लॉय वॉज पेड अ नॉर्मल वेज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। नॉर्मल वेज जो है कितना है, 100 रुपीज पर आवर। वन स्टैंडर्ड आवर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। अब देखो प्रोडक्ट है दोनों हमारा, ये यहीं पे लिखूंगा मैं। प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 यूनिट चाहिए और 4 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट वाई को। तो हमें बताना है आइडल वेरिएंस टाइम कितना हुआ पावर फेल्यूर की वजह से। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है तुम्हारे लिए, रखा दो था, अब देखते हैं। देखो
जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले हमें निकालना होगा लॉस्ट यूनिट। तो लॉस्ट यूनिट अगर मैं सबसे पहले रिक्वायर्ड आवर हम निकालेंगे गुड एक्स का, तो गुड एक्स में हमने देखा था 2000 यूनिट्स थे और 5 यूनिट चाहिए होते हैं, तो 400 आवर निकल गए गुड एक्स के। सिमिलरली वाई का निकालोगे तो 1000 निकलेगा, तो टोटल आइडल आवर हो गया 1400। एक्स और वाई दोनों की बात अगर हम लोग करें तो कितना हो गया 1400। और वेज रेट जो है यहाँ पे 100 रुपीज पर आवर है। तो 1400 अगर घंटे निकले हैं तो 1400 घंटे गुने 100 कर देंगे तो 1,40,000 एडवर्स हो जाएगा। इतना प्रोडक्शन हमने, इतना रुपीज हमने लॉस किया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे टैक्स को लेकर आ चुका है। टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथ इकोनॉमिक कंडीशंस। Tax planning is within the legal purview. Tax evasion is a legal events which may result in prosecution. Legal offense नहीं होता है और tax avoidance is unlawful. बताइए जरा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। बुक बिल्डिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो कीजिए फटाफट से अरेंज। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रिपेयर रहो इन सारी चीजों के लिए। यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है। सबसे पहले आपको इशू प्राइस डिटरमाइन करना है, उसके बाद आपको फाइनलाइजेशन करना है अलॉटमेंट के बेसिस पे, फिर आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे और शेयर्स को अलॉट करोगे। क्या शुरुआत यहां से होता है या कहीं और से होता है? तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है डी, सी, बी एंड ए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आईपीओ या फिर एफपीओ प्लान करना होता है बुक बिल्डिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ लीड बुक के माध्यम से। जैसे ही आप आईपीओ प्लान कर लेते हो, इसके बाद आपको शिफ्ट करना होता है सबमिशन ऑफ आरएचपी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिंडिकेट मेंबर्स। ठीक है, इतना करने के बाद आप अब क्या करोगे, प्राइस डिटरमाइन करोगे और बिड करने के लिए बोलोगे, और फाइनली आप इशू प्राइस डिटरमाइन करते हो। तो ये किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये जानना सबसे पहले हमारा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से क्वेश्चन है और टॉपिक है कैपिटल इश्यूज एंड प्रोसीजर्स। सब टॉपिक की बात करें तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इशू। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन अ साइक्लिक पैटर्न इन डेटा हैज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, द पैटर्न इन डेटा इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। बिल्कुल सही है, ये तुम्हारे स्टैट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला तो सही लग रहा है मुझे। दूसरा है व्हेन साइक्लिंग पैटर्न हैज अ पीरियड मोर देन 1 ईयर वी रिफर टू एज अ साइक्लिक वेरिएशन। ये भी सही है। एक साल से अगर कम पैटर्न तुम्हें देखने को, साइक्लिक पैटर्न देखने को मिलता है तो वो उसको कहते हैं हम लोग सीजनल वेरिएशन। अगर एक साल से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग साइक्लिक वेरिएशन कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं, ए बी। ठीक है, अब सी की अगर बात करें, सीजनैलिटी इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू फोरकास्टिंग। नहीं, सीजनैलिटी और फोरकास्टिंग दोनों ही अलग सिनेरियो हो जाता है। फोरकास्टिंग में हम लोग चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो साइक्लिक बिहेवियर इन बिजनेस इज आल्सो टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी ही है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 61 पे। फिर से ऑडिट प्रोसेस को तुम्हें एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑडिटिंग का मुझे जहां तक लग रहा है तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग भी एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा है तुम्हारे एग्जाम में। 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ठीक है। अरेंज करो ऑडिट प्रोसेस को एक करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में। ये सारे बेसिक्स बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑडिट प्रोसेस वगैरह लॉजिकली सीक्वेंस में डालना। ठीक है, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। तो अगर यहां पे देखोगे तुम, सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो इतना तो मुझे पता है कि ऑडिट प्रोसेस की अगर बात होती है तो लास्ट में रिपोर्ट बनता है। तो मैं सबसे पहले ये कर सकता हूँ, इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को लास्ट में डाल दूंगा। अब लास्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ है। इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें, मतलब अब हमें इन दो ऑप्शंस को देखना है ना। सबसे पहले क्या होगा
क्या हम लोग ऑडिट प्लान बनाएंगे? तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले हमें एक ऑडिटर को एंगेज करना होगा, उसके बाद उसके साथ मिलकर ऑडिट प्लान बनाया जाए। इतना अगर हमने कर लिया तो अब हमें अलग जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसको हम परफॉर्म करेंगे और फाइनली ऑडिट रिपोर्ट हमारा बनकर आएगा। तो ऑप्शन टू शायद होना चाहिए। चलो ठीक है, ऑप्शन टू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक ऑडिटर को तो लाओगे, एंगेज करोगे। अब वो ऑडिटर आ गया तो उसके साथ मिलकर तुम एक ऑडिट प्लान तैयार कर सकते हो। ऑडिट प्लान तैयार हो गया तो जो भी तुमने डिसाइड किया उसको तुम फॉलो कर सकते हो, उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इतना होने के बाद तुम ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दोगे। ठीक है, ऑडिटिंग का क्वेश्चन था। देख लो, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट से भी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 में, तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 62 मैच लिस्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। 4 Ps किन्होंने दिया था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। राइट आंसर है मैककैर्थी। ठीक है, फिलिप कोटलर जो स्टूडेंट लगा रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे मैककैर्थी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो मार्केटिंग का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे तुम देखो आ गया हमारा कौन सा क्वेश्चन। मिस्टर राम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, इनकी सिस्टर जो है वो सीईओ है XYZ लिमिटेड की। स्टेट वेदर मिस्टर राम इज क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर टू दी एबीसी लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है XYZ लिमिटेड का। समझ गए कि इस क्वेश्चन को? राम, मिस्टर राम एक जो है सीए है इन प्रैक्टिस, ठीक है, और उनकी जो बहन है उनका एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और उसी कंपनी का एक सब्सिडरी है एबीसी लिमिटेड। तो हमें बताना है क्या जो मिस्टर राम है वो क्वालिफाइड है या फिर डिसक्वालिफाइड है उस कंपनी के एज अ ऑडिटर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से इसका आंसर। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉट डिसक्वालिफाइड एज पर दिस सेक्शन 141(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्यों नहीं होंगे डिस्क्वालीफाई? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो उनकी सिस्टर है वो जो है सीईओ है XYZ लिमिटेड का, ना कि एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड जस्ट एक क्या है, हमारा सब्सिडरी कंपनी है, और XYZ जो है होल्डिंग कंपनी है। अगर एबीसी लिमिटेड की भी अगर वो सीईओ होती तो उस केस में जो मिस्टर राम है वो डिस्क्वालिफाइड कहलाते। एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें देखना है तो एक्सप्लेनेशन भी तुम देख सकते हो। Section 141 disqualifies a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or KMP। यहां पे जो मिस्टर राम है वो राम की जो सिस्टर है वो सीईओ है होल्डिंग कंपनी का, ना कि एबीसी जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है। दैट अलोन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हिम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एबीसी। अगर वो डायरेक्टर या फिर केएमपी होती एबीसी का तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैंकिंग से क्वेश्चन हमारा निकल कर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज विद देयर मैंडेट्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कमिटीज हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, हमें करना है मैच। तो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। मल्होत्रा कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, वेगुल कमेटी, शाह कमेटी, क्या होगा इसका आंसर? तो मल्होत्रा कमेटी को तो आप बहुत पहले से जानते होंगे कि ये पॉपुलर थी इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी की अगर बात की जाए तो मनी मार्केट रिफॉर्म्स, एक मिनट, सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ना। जो हमारी वागुल कमेटी थी वो मनी मार्केट रिफॉर्म के लिए फेमस थी, और शाह कमेटी एनबीएफसी के लिए फेमस थी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्पेसिफाई द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर्स विच कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड रिजर्व एदर इन द कैश और एज अ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीआरआर बोलेंगे या एसएलआर बोलेंगे? बहुत बेसिक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
एसएलआर की बात करें तो एसएलआर में यहाँ पे डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज एज अ लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। सीआरआर में यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन किया है तो एज आइदर इन कैश और डिपॉजिट विद द सेंट्रल। तो बताओ, अब इससे ज्यादा मैं क्लैरिटी नहीं दूंगा, तो इसका राइट आंसर होगा कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर नहीं बोला गया, अगर लिक्विड बोला जाता कंप्लीटली गोल्ड के फॉर्म में, ठीक है, खुद के पास, यहाँ सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास रखने की बात हो रही है। तो ये सारी चीजों को फोकस करते हुए चलना, छोटे छोटे चीजों में स्टूडेंट्स फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, यूपीआई यहाँ पे बोल रहा है कि किसने डेवलप किया गया था, किसने किया था, प्रोमोटेड एंड ऑन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या एनपीसीआई ने किया था, या आरबीआई और सीबीडीसी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इसका एनपीसीआई होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों अलग ऑर्गेनाइजेशन, ये तो करेंसी आरबीआई की डिजिटल करेंसी, आरबीआई सेंट्रल बैंक है और भारत सरकार तो ये करती ही नहीं है। तो एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी एक बार पूछा गया है। At a given cost level, a graph which shows combination of labor and capital that can be used to produce is called। क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया, इसे हम लोग नाम देते हैं आइसो कॉस्ट कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व तुम्हें बताता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को, जो कि आप दिए गए बजट लाइन से परचेज कर सकते हो, मतलब अपने बजट से। लेकिन जब बात आती है लेबर एंड कैपिटल की, तो यहां बात होगा किसका, आइसो कॉस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग आ चुके हैं। 69 क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उन्हें करना है हमें मैच उनके फंक्शंस से। नवाड है, एसएफसी है, आईडीबीआई है और एसआईडीसी है। तो फटाफट से मैच करो इस क्वेश्चन का, बताओ राइट आंसर। तो अगर बात करें सबसे पहले नाबार्ड की, तो नाबार्ड क्या काम करता है, ये एक रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ए का 2 हो जाएगा। इतना अगर हमने कर लिया, अब आ जाती है बारी एसएफसी की। एसएफसी का क्या काम होता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रेडिट और फाइनेंस देता है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और एसआईडीसी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बैकवर्ड एरियाज में प्रमोट करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय द Q इज इक्वल्स टू 900 माइनस 4P। जहां पे क्वांटिटी Q इज द क्वांटिटी है और P इज द प्राइस है। तो बताइए जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको ये मौका मिलना चाहिए, कुछ तो सॉल्व करो। As per the scalar principle, which term is used for the relationship in which a superior exercise direct supervision over a सबऑर्डिनेट। क्या इसे स्टाफ रिलेशनशिप, लाइन रिलेशनशिप, डिसिप्लिन या यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं? बताइए जरा इसका आंसर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है स्केलर चेन, आपने पढ़ा होगा, स्केलर प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा है बहुत पहले से। तो कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनशिप के लिए जहां पे सुपीरियर डायरेक्ट सुपरविजन अपने सबऑर्डिनेट पे रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन रिलेशनशिप। According to the Indian Budget Estimate 2025-26 arrange the following tax receipt from the lower to the higher order। सबसे कम कहां से आया और सबसे ज्यादा कहां से आया, अरेंज हमें करना है यहाँ पे। तो अगर तुम देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कस्टम से पैसे कम आते हैं। यहाँ पे देखा जाए लोअर टू हायर की बात हो रही है, तो शुरुआत करेंगे कस्टम से, फिर इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स के बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, कॉर्पोरेट टैक्स से, और फिर फाइनली जीएसटी कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है, माइक्रो इको का क्वेश्चन है हमारा। बताओ फटाफट से क्या इसका आंसर होगा, कौन सा स्टेटमेंट कर्व है। क्या इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? क्या इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है? इंडिफरेंस कर्व यूजुअली कन्वेक्स होता है? और कंज्यूमर प्रेफरेंस आर एज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। तो तुम्हें पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर होना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे लिखा गया इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस मैप याद है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिनक्स एक वेरी पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस स्टैंड फॉर द माइक्रो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और गूगल क्रोम इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ये गलत हो जाएगा यहाँ पे,
गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो क्वेश्चन नंबर 75 इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा फीचर है एमलगमेशन का इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर दी AS14? तुम्हें बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन हमने पूछा है तुमसे। हमारा यही समाप्त होता है 2025 का PYQ। 3 पार्ट में हमने 25-25 करके क्वेश्चंस करे। चाहता तो मैं तुम्हें एक पार्ट में भी तीनों वीडियो को मर्ज करके दे सकता था, लेकिन जानबूझ के एक प्रैक्टिस होना चाहिए 25-25 क्वेश्चन का डेली। ठीक है, 25-25 और 25 बन गए हमारे 75 क्वेश्चंस। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम बैच से इस कोर्स को। बहुत ही बेहतरीन बैच डिजाइन किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपका, जाइए ज्वाइन करिए। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, आप साथ ही साथ दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।